एक ऐसा देश जिसके पास ना तेल है, न कोई खास प्राकृतिक संसाधन, और जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो दुनिया की 8वीं सबसे शक्तिशाली ताकत कैसे बन गया? ये कहानी है इजराइल की, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये छोटा सा देश एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। तो सवाल बड़ा सीधा है। पानी की कमी, लोगों की कमी, रिसोर्सेज की कमी, इन सब के बावजूद इजराइल जैसा छोटा सा देश दुनिया की टॉप 10 पावरफुल ताकतों में कैसे शामिल हो गया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। कहानी शुरू होती है 14 मई 1948 से। इजराइल को आज़ादी मिली और ठीक अगले ही दिन 5 देशों मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने मिलकर हमला बोल दिया। उस वक्त इजराइल के पास न तेल था, न कोई रिसोर्स, अरे यहाँ तक कि पीने के पानी की भी भारी किल्लत थी। सरकार ने हर इंसान के लिए दिन में सिर्फ 10 लीटर पानी का कोटा तय कर दिया था। सबने मान लिया था कि इजराइल का बचना तो नामुमकिन है। तो ऐसे हालात में इजराइल ने क्या किया? उन्होंने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। उनका जवाब हथियारों में नहीं था, बल्कि दिमागी खेल में था। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका दिमाग था। देखिए, एक तरफ थी दुश्मन की विशाल सेना, जिसके पास टैंक थे, प्लेन थे, और संख्या में भी वो कहीं ज्यादा थे। और दूसरी तरफ थी इजराइल की छोटी सी सेना। लेकिन इजराइल के पास एक ऐसा हथियार था जो दुश्मनों के पास था ही नहीं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध, बेहतरीन इंटेलिजेंस और सरप्राइज अटैक करने की काबिलियत। और उनके हथियार, मतलब सुनकर यकीन करना मुश्किल है। जब उनके बम खत्म हो गए तो सैनिकों ने सोडा की कांच की बोतलें जमा की और उन्हें हवाई जहाजों से नीचे गिराना शुरू कर दिया। अब ऊंचाई से गिरने पर ये बोतलें ऐसी भयानक आवाज करती थीं जैसे कोई बम फटाओ। दुश्मन सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। इसके अलावा उन्होंने डेविड का नाम का एक मोर्टार इस्तेमाल किया। ये कोई खास नुकसान तो नहीं पहुंचाता था, पर इसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दुश्मनों को लगा कि इजराइल के पास कोई सीक्रेट एटम बॉम्ब है, और वो घबराकर पीछे हट गए। लेकिन इजराइल का असली और सबसे बड़ा हथियार था इंटेलिजेंस। और यहीं से एंट्री होती है दुनिया की सबसे मशहूर और खतरनाक स्पाई एजेंसीज में से एक, मोसाद की। मोसाद की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है एली कोहेन की कहानी। एली कोहेन को एक अमीर बिजनेसमैन बनाकर सीरिया भेजा गया। वहां उन्होंने सीरिया के बड़े बड़े मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर से दोस्ती कर ली। बात यहां तक पहुंच गई कि उन्हें डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर बनाने की तैयारी थी। उन्होंने सीरियाई सेना की मदद करने के बहाने बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के बंकरों का पता लगाया। फिर उन्होंने दान के तौर पर उन जगहों पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगवा दिए, ये कहकर कि सैनिकों को छाया मिलेगी। बाद में इजरायली एयरफोर्स ने इन्हीं पेड़ों को टारगेट मार्कर के तौर पर इस्तेमाल करके सीरिया के सारे बंकर तबाह कर दिए। सोचिए, एक अकेला जासूस पूरी सेना पर भारी पड़ गया। ठीक है, जंग तो जीत ली, लेकिन एक देश सिर्फ जंग से तो नहीं चलता। इकोनॉमी कैसे खड़ी की जाए? इसका जवाब जमीन या तेल में नहीं, बल्कि कहीं और था, लोगों में। वर्ल्ड वॉर II के बाद इजराइल को वेस्ट जर्मनी से हर जाने के तौर पर $865 मिलियन समेत काफी बड़ी फाइनेंशियल मदद मिली। लेकिन बात तो ये है कि मदद तो दुनिया के बहुत से देशों को मिलती है, फिर भी वो गरीब रह जाते हैं। तो इजराइल ने ऐसा क्या अलग किया? फर्क पैसे का नहीं था, फर्क इस बात का था कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया। इसका राज छिपा है इजराइल के एजुकेशन सिस्टम में। जहां कई जगहों पर पढ़ाई का फोकस सिर्फ मार्क्स और असाइनमेंट सबमिट करने पर होता है, वहीं इजराइल में प्रोजेक्ट्स को इस आधार पर परखा जाता है कि वो किसी असली समस्या को सुलझा पा रहे हैं या नहीं। लक्ष्य था हर नागरिक को एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाना, ताकि इजराइल एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सके। और इस सोच का नतीजा कमाल का था। पानी की कमी थी तो बना दी ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी। पेट की बीमारियों का पता लगाने के लिए बना दिया पिल कैम, एक छोटा सा कैमरा जिसे निगला जा सकता है। रॉकेट हमलों से बचने के लिए बनाया आयरन डोम। और आज जो सेल्फ ड्राइविंग कारें हम देख रहे हैं, उसका दिमाग यानी मोबाइलाई टेक्नोलॉजी वो भी वहीं बनी। अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, वो सरकारी पॉलिसी जिसने इजराइल की इकोनॉमी में जान डाल दी और एक टेक्नोलॉजी बूम ला दिया। 1990 के दशक में जब सोवियत यूनियन टूटा तो वहां से करीब 10 लाख यहूदी इजराइल आ गए। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। अचानक इजराइल के पास दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों का एक विशाल पूल तैयार हो गया था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। लगातार युद्धों के माहौल की वजह से कोई भी विदेशी इन्वेस्टर इजराइल में पैसा लगाने को तैयार नहीं था।
इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। 1993 में $100 मिलियन का योजना फंड लॉन्च किया। योजना का मतलब होता है पहल। सरकार ने विदेशी निवेशकों के सामने एक ऐसी डील रखी जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। एक ऐसा सौदा जिसने रिस्क और रिवॉर्ड का पूरा खेल ही बदल दिया। डील बड़ी सीधी थी। अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर किसी इजरायली स्टार्टअप में 60% पैसा लगाता है तो बाकी का 40% इजरायली सरकार लगाएगी। और अब सुनिए असली मास्टर स्ट्रोक। सरकार ने कहा, अगर स्टार्टअप फेल हो जाता है तो नुकसान हम दोनों मिलकर उठाएंगे, लेकिन अगर वो सफल हो गया तो आप 5 साल बाद सरकार का 40% हिस्सा उसी पुरानी कीमत पर खरीद सकते हैं जिस पर हमने लगाया था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब रिस्क सरकार का और प्रॉफिट सारा का सारा इन्वेस्टर का। इसका असर जबरदस्त। अमेरिका, यूरोप और जापान के बड़े बड़े निवेशक इजराइल दौड़ पड़े। योजना फंड ने 160 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंड किया। इनमें से कई बाद में अरबों डॉलर की कंपनियां बनी, जैसे बायोसेंस, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन ने खरीद लिया। और इसी वजह से आज दुनिया इजराइल को द स्टार्टअप नेशन के नाम से जानती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इजराइल के इस सफर में शक्ति के 3 बहुत अहम सबक छिपे हैं। पहला सबक, जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ शक्ति की इज्जत होती है। अगर दुनिया में अपनी आवाज सुनानी है तो पहले खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। दूसरा सबक, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग होते हैं। अपने लोगों के स्किल्स में इन्वेस्ट करना ही किसी भी राष्ट्र को महान बनाता है। और तीसरा, दुनिया लेवरेज यानी लाभ पर चलती है। जब आपके पास तेल या खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन ना हो तो टेक्नोलॉजी और ऐसे आविष्कारों के जरिए अपना लेवरेज बनाओ जो दुनिया की जरूरत बन जाएं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस सीमित संसाधनों वाली दुनिया में किसी भी देश की असली ताकत का स्रोत क्या है? क्या वो उसके लोगों के दिमाग और कभी हार न मानने वाले जज्बे में ही छिपा है?